तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं सजल गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इससे पहले हमने इंटीग्रेशन ख़त्म करा है। ठीक है, तो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो इसकी ना आपके चैप्टर की 2 से 3 वीडियोस आएंगी, जिसमें ना आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको एक तरीके की वन शॉट मान सकते हो। वन शॉट में क्या है कि 2 घंटे इकट्ठे चले जाएंगे, है ना। तो छोटी छोटी वीडियोज़ आएंगी 30 मिनट 40 मिनट की ऐसे। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन शुरू करते हैं। उससे पहले आप क्या करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, है ना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप वीडियो पे आए गए हो तो थोड़ी सी वीडियो देख लो, अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, नहीं तो डिसलाइक करके चले जाना। ठीक है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अच्छा सर, अगर आपको पता हो, हमने इससे पहले एक चैप्टर उठाया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। उसमें हमें क्या पता लगा था कि सर डिफरेंशिएशन को हम अपने डेली यूजेस में कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की। अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इंटीग्रेशन का मतलब होता है सर कि काफ़ी सारे फंक्शंस होते, जो मतलब एक छोटा सा कोई सा फंक्शन है ना, उसको अगर मैं कंबाइन करूँ और उसको कंबाइन करके एक बड़ा फंक्शन बनाऊँ, है ना, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब छोटे छोटे फंक्शंस को जोड़ के एक बड़ा फंक्शन बनाना है, उसको इंटीग्रेशन कहते हैं ना। अगर आपके पास अब एक सवाल आता है कि सर आपके पास कोई एक कर्व है, लेट अस सपोज कि वो कर्व है आपके पास समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और कह रहा है कि सर ये समथिंग आप लेट करो कि ये x इक्वल्स टू a पे चालू हुआ और x इक्वल्स टू b पर ये ख़त्म हो गया कर्व। ठीक है, तो आपसे कहते हैं कि सर ये कर्व का जो रीजन है वो कितना बाउंड हुआ। रीजन बाउंड का मतलब कि इतना इसने कर्व ने कितना एरिया ऑक्यूपाई करा, है ना। अब एरिया क्या होता है, एरिया ये वाला जो, अगर आप इसको शेड कर दोगे तो ये वाला दिस मच ऑफ एरिया इज बाउंडेड बाय दिस कर्व, है ना। तो आपके पास सवाल आता है कि सर इसको हम निकालें कैसे, इसको कैलकुलेट कैसे करें। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैथमेटिशियंस बैठे, उन्होंने कहा कि यार कैसे किया जाए इसको कैलकुलेट। तो उन्होंने कहा कि ना यार, हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हमें इस कर्व की इक्वेशन नहीं पता। अगर हमें इस कर्व की इक्वेशन पता होती तो हम इसका एरिया आराम से निकाल सकते थे, लेकिन हमें इस कर्व का इक्वेशन नहीं पता। तो हम कोई इसके अंदर ऐसी शेप इंसर्ट करें जिससे हमारे को क्या हो, आसानी हो एरिया निकालने में। तो क्या हुआ कि पहले सर्कल पुट करके देखे गए, सर्कल पुट करके देखा तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। स्क्वायर पुट करके देख, फिर ना दिमाग में आया कि सर एक ना स्ट्रिप लो आप पतली सी, है ना, और वो इंसर्ट करो आप इसके अंदर, और उसका आप क्या निकाल दो, एरिया निकाल दो, है ना। आप इसको रिस्पेक्ट में dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके इसका वो निकाल दोगे, और जितनी स्ट्रिप्स इसके अंदर ऐड होंगी आप उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो वहाँ से ये आइडिया हमारे पास आया। तो हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं एरिया निकालने के लिए किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी ग्राफ का। ठीक है, किसी भी कर्व का। जैसे कि अब सपोज करो ये एक्स एक्सिस के अलोंग था कर्व। अगर आपके पास क्या आता, ये कर्व इस तरीके से होता, क्या कहते हैं, ऐसे। तो अब आपके पास स्ट्रिप किसके अलोंग हो जाती, अब आपके पास स्ट्रिप हो जाती अलोंग वाई एक्सिस, है ना। अब ये आपके पास y इक्वल्स टू ए से y इक्वल्स टू बी पर जाता। ठीक है, और ये आपके पास अब किसके अलोंग हो जाता, y के अलोंग, तो dy। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आप कह सकते हो सर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये आपके पास एरिया आ जाएगा किसका, इस वाले कर्व का। ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें मेरे पास क्या होगा सर, फंक्शन मेरा y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि y के अलोंग जा रहा है कर्व, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y होगा। तो इसमें क्या लिखोगे आप, y इज इक्वल्स टू a से लेके y इज इक्वल्स टू b तक। आप इसको इस नज़रिए से भी देख सकते हो, अगर आप इसको ऐसे लेके जाओ तो आप इसको वैसे भी कर सकते हो कि फंक्शन अगर आपको x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है तो आप इसको x के रिस्पेक्ट में कर दोगे। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे कि कोई एक सर्कल है। ठीक है,
आपको बस अभी थोड़ा समझना है कि ये मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे ना हम, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। एक बस आपको इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो भी मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो मैं पहले सर्कल आपको इलेबोरेट कर देता हूँ, ठीक है। ये दो आपके पास सर्कल है, ठीक है। पहले वाले सर्कल की अगर आपको देखा जाए तो अगर इसका सेंटर h, k पर है ना, और इसका कोई एक ये सब लेटर सपोज ये r है और यहाँ पे कोई पॉइंट है x, y, ठीक है। तो ये आपको कॉनिक सेक्शन में क्लास 11th में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया था। तो उसमें क्या पढ़ाया था आपको कि सर ऐसे अगर कर्व होती है, मतलब सर्कल होता है, तो इसकी इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है, नॉर्मल सर्कल। अगर सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास ओरिजिन पर हो तो उसकी क्या इक्वेशन हो जाती है, बस h की जगह 0 पुट कर दोगे, k की जगह 0 पुट कर दोगे, तो इसकी इक्वेशन हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहीं पर ये क्वेश्चन था कि सर इसका आप एरिया बाउंड बताओ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन अपने आप से बना लिया, फॉर एग्जांपल कि ना फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। आपको ये निकालना है। तो आपको पता है सर इसकी इक्वेशन ये हो गई है ना। और अगर ये मेरे पास ये है पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, ये मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो ये वाली बनेगी। अगर मैं इसमें अब देखो एक्सिस ड्रॉ कर दूं कुछ इस तरीके से, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है। तो यानी सर इसका पूरे का एरिया निकालना है मुझे, है ना। और यहाँ से अगर मैं देखूँ ध्यान से तो सर ये आपके पास यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पर क्या होगा, आपके पास r होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो मुझे ये पूरा निकालना है। तो पहले मैं क्या करूँ, एक अगर पहले इस क्वाड्रेंट का अगर मैं निकाल दूँ एरिया, इस क्वाड्रेंट का अगर मैं एरिया निकाल दूँ और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मेरे पास इक्वेशन क्या है, थोड़ा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि जगह पूरी बन जाए मेरे को। अब मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिख रहा हूँ तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख दूंगा, वाई के रिस्पेक्ट में निकालूंगा, मतलब एक्स की टर्म्स में निकाल दूंगा मैं इसको, जैसे ऐसे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और जब स्क्वायर इधर लेके जाओगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी बात समझ में। इन टर्म्स ऑफ आपने एक्स निकाल दिया। अब आप क्या करोगे, इसको उठा करके इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास फंक्शन आ गया एफ एक्स, इसको एफ एक्स से लिख सकता हूँ ना मैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो सर ये मेरे को कहाँ से कहाँ तक लेके जाना, 0 से r तक, यानी 0 से r तक मुझे इसको इंटीग्रेट करना होगा। अब देखो आपको ना ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे डी एक्स लिख लो, डी एक्स इक्वल्स टू क्या होता है आपके पास, एक्स बाय टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए ये चैप्टर करते समय, क्योंकि हर बार ज़्यादातर इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है इस चैप्टर में। मतलब ये वाला फॉर्मूला जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो मैं इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा सर, एक्स बाय टू, ठीक है, एक्स बाय 2। अच्छा ना मैं यहाँ से ना इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ना, यहाँ से ले लेता है ना इसको, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला मैं इसके अंदर लगाऊंगा तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स बाय 2 अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में
ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर, ठीक है, प्लस सी वाला तो होता नहीं। अच्छा इसमें एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि सर इसमें जो है ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में हम डेफिनेट का इस्तेमाल करते हैं ना, डेफिनेट इंटीग्रल्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ना एक रीजन डिफाइन हो जाता है, मतलब लिमिट्स हमको पता लग जाती है कि सर इतने से इतने के बीच में हमें एरिया कर्व का फाइंड करना है, ठीक है। इसमें हम इनडेफिनेट इंटीग्रल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो इसमें डेफिनेट इंटीग्रल हमें सॉल्व करना आता ही है। अब क्या करोगे इसके अंदर, जैसे ही आर पुट करोगे, जैसे मैंने इसके अंदर आर पुट करा, आप सपोज करो तो ये वाली टर्म तो मेरे पास 0 हो गई है ना, ये वाली टर्म तो मेरे पास पहली वाली 0 हो गई, और इसमें अगर आप आर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स आर अपॉन आर। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आर अपॉन आर माइनस, ठीक है। अब आप 0 पुट करोगे तो 0 पुट करने पे ये वाली टर्म फिर से 0 हो गई है ना, और 0 का पुट इसमें भी करोगे तो वो भी टर्म 0 हो जाएगी। कैसे? जैसे आप 0 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 0 है ना, तो साइन इनवर्स साइन 0, तो वो अपने आप ही 0 हो जाएगा है ना। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा स्पेस कम है, यहीं पर ही सॉल्व कर रहा हूँ मैं इसको है ना, तो उधर क्या हो जाएगा आपके पास, आर स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इस आर से ये आर कट गया तो साइन इनवर्स 1, ठीक है। तो इसके अंदर आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2 और साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, क्योंकि 1 वैल्यू कहाँ पे होती है साइन की, पाई बाय 2 पर होती है, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास, पाई आर स्क्वायर बाय 4, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको पता है कि सर अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल निकालूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है मैंने, तो 1 2 3 और भी चाहिए मुझे, तो यानी जो मेरे पास रिजल्ट आया, जैसे मेरे पास आया पाई आर स्क्वायर बाय 4, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर। और देखो यही आपका क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है कि नहीं होता है ना। तो इससे मैं ये आपको बताना चाहता था कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है इस चैप्टर के अंदर हमें एरिया निकालना है कर्व का, हर कर्व का एरिया हमें फाइंड करना है। कैसे? या तो हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, या तो हम उसको वाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके साथ साथ ना मैं थोड़ा आपको पैराबोला के बारे में बता देता हूँ और एलिप्स के बारे में बता देता हूँ, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आपको ना बिल्कुल एक ओवरव्यू हो जाएगा कि हाँ भाई इस बारे में चैप्टर है, तो आपको समझ में आएगा। फिर बाकी हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ तक नोट करो फटाफट से। अब देखो एक ना टॉपिक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि सर एक कोई कर्व है आपके पास, वो ना कुछ इस तरीके से है, लाइक दिस, ठीक है। और मैंने उसको कहा कि सर ये जो है ना आपके पास स्टार्ट हुआ है x इक्वल्स टू ए पर, है ना, यहाँ पर x इक्वल्स टू बी पर, और ये x इक्वल्स टू सी पर, ठीक है। मगर ये क्या है आपके पास ना, ये यहाँ पर समथिंग मान लो कि यहाँ पे ये एरिया है एक और ये दूसरा एरिया है, ठीक है। जो भी हमने सर्कल का क्वेश्चन करा हुआ, तो सर्कल का क्वेश्चन करा था हमने, तो उसमें क्या हमें पता लगा था कि ना भाई वो सर्कल का क्वेश्चन था, तो हमने उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि सेम फिगर बन रही थी, ठीक है। अब इसमें हम क्या है कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे इसको, है ना, क्योंकि ये ए से शुरू हो रहा है, बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और सी पर कुछ और हो रहा है, तो यानी ये समथिंग ये एरिया 1 हो जाएगा और ये कोई एरिया 2 हो जाएगा। इसको बाहर लिख देता हूँ मैं ना, ये एरिया 2 हो गया और ये एरिया 1 हो गया अलोंग एक्स एक्सिस, है ना। तो अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो देखो ये है नेगेटिव में, ठीक है। तो मुझे इसको मजबूरन, जैसे कि अगर आपके पास एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस में यहाँ पे a1 लिख दो, है ना, ज़्यादा सही रहेगा, एफ a2 डी एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका, a से b पर और ये b से
सी पर। तो ये वाला आपको नेगेटिव लेने के बजाय आपको इसको मॉड में लेना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। तो आपको ये चीज़ ना छोटी सी ध्यान रखनी है कि ना भाई एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो आपको इसमें मॉडुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ साथ आपको मैं थोड़ा सा ना स्ट्रेट लाइंस के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइंस क्या होती हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं x इक्वल्स टू सी पर, एक x इक्वल्स टू माइनस सी, एक y इज इक्वल्स टू सी और एक y इज इक्वल्स टू माइनस सी, ठीक है। ये इधर c क्या है, c है कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कोई से भी, ठीक है। तो ये ना मैंने क्लास 11 में आपको चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन एंड फंक्शंस में बहुत अच्छी तरह करा रखा है, कांस्टेंट फंक्शन है ना, जो बच्चे पढ़े हुए हैं उन्हें पता होगा। तो इसको कैसे करते हैं हम कि सर x इक्वल्स टू सी, यानी x की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, x की वैल्यू सेम है, y की वैल्यू चाहे जो मर्जी हो, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ में देखूं तो ये मेरे पास y एक्सिस होती है, ये x एक्सिस होती है, और यहाँ पे सपोज करो ये c है कोई कांस्टेंट c, तो ऐसा बनेगा इसके लिए, क्यों? क्योंकि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू सेम है इस कंडीशन के हिसाब से, समझ रहे हो, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। x इक्वल्स टू माइनस सी का मतलब क्या हो गया, x इक्वल्स टू माइनस सी का मतलब क्या हो गया, कुछ इस तरीके से बनाओगे इसको, ये y हो गया, ये x हो गया, और यहाँ पर माइनस सी है सपोज करो, है ना। तो x की वैल्यू माइनस सी आ रही है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास ये कैसे बन जाएगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनेगा इसकी ग्राफ, ठीक है। और अगर मैं y इज इक्वल टू सी की बात करूँ, अब यानी y की वैल्यू सेम है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों एक ही बात रहेंगी कि सर वैल्यू ऑफ y रिमेन्स सेम फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक छोटा सा पॉइंट होगा, ठीक है। तो इसका कैसे बनेगा, जैसे मैं अगर इधर ग्राफ प्लॉट करूं इस तरीके से, ठीक है। तो y जैसे पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा c, ठीक है। और इसके लिए मतलब हर एक वैल्यू के लिए x की y सेम रहेगा, देखो तो कुछ इस तरीके से चलता चला जाएगा। भाई आप कुछ भी लगा सकते हैं ना, यहाँ पे देखो जितने भी पॉइंट्स लोगे तो उसमें आपको y इज इक्वल टू सी लेना पड़ेगा, x की चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, ठीक है। तो और इसमें क्या बनेगा, माइनस सी यहाँ पर होगा, तो इसमें कैसे बन जाएगा ग्राफ, ऐसे बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसको एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर x इक्वल टू सी में आपको दिया हुआ होता है तो ये वाले आपके ग्राफ कैसे बनते हैं, वर्टिकली, कैसे बनते हैं ये वर्टिकली। और ऐसे अगर आपको y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू माइनस सी दिया हुआ तो ये आपके पास कौन से बनते हैं, हॉरिजॉन्टली, क्या बनते हैं, हॉरिजॉन्टली ग्राफ, ठीक है। अब इनका इस्तेमाल कैसे होगा, एक क्वेश्चन के रूप में इसको समझ लेते हैं, फिर ना अच्छी तरह समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। पहले इसको नोट करो फटाफट से। अब देखो ये क्वेश्चन लिया है हमने एक, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उन्होंने कहा है कि एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल दिस, ठीक है, एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2, ये आपके बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप इसको देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी फिगर प्लॉट करूं, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो मुझे इसको देखते ही सर पता लग जाना चाहिए कि सर ये ना सर्कल की इक्वेशन है, अभी मैंने आपको लिखवाई थी दोनों, है ना। और ये सर्कल की इक्वेशन ऐसी है जो ओरिजिन से पास कर रहा है सर्कल, है ना, क्योंकि इसमें एच और के जो है वो 0 है। तो मैं इसको ऐसे प्लॉट करूँगा कुछ, ठीक है। और अगर आप इसमें देखो कि सर r मेरे पास क्या है, 2, है ना, ये सर्कल की इक्वेशन ये होती है ना, तो इसमें r स्क्वायर इक्वल्स टू अगर 4 है तो r मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 प्लस माइनस का 2, मतलब ये यहाँ पे 2 रहेगा। अगर मैं इसके फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का निकाल दूँ एरिया तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि एंड द लाइन्स x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 यानी ये वाला हो गया आपके पास,
तो ये वाली आपके पास कौन सी लाइन हो जाएगी मेरे पास, x इक्वल्स टू 0 वाली, है ना, और x इक्वल्स टू 2 वाली। तो x इक्वल्स टू 2 वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, ये वाली, समझ रहे हो ना। मैंने आपको बोला था कि सर x के रिस्पेक्ट अगर x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 2 पे लाइन आती है आपको बनाने के लिए तो वो वर्टिकल होती हैं। अगर y के टर्म्स में दे रखा होता तो क्या होता, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। तो मैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालता हूँ 0 से 2 तक, तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा मुझे। अच्छा यहाँ पे 4 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, स्क्वायर हटा देता हूँ। तो इसको अब मैं x वाली एक्सिस की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो मेरे को फंक्शन को किस में चेंज करना पड़ेगा, x की टर्म्स में। तो मैं इसको चेंज करता हूँ पहले, है ना, तब निकालते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास फंक्शन आ गया, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट क्या करोगे, इसको उठा करके इंटीग्रेट कर दोगे 4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू क्या, dx, क्योंकि हमने x एक्सिस के अलोंग इसको इस कर्व को फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। और लिमिट क्या लोगे आप इसके अंदर, 0 से 2 लिमिट लोगे, 0 से 2 लिमिट ले लिया आपने, ठीक है। अब आप इसके बाद क्या करोगे, इसके अंदर इसका इंटीग्रेशन करोगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा सर, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, इसके अंदर पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, इंटीग्रेशन, अच्छा डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, इंटीग्रेशन का साइन नहीं लगाते, एक्स बाई 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 4 बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2। भाई ये मैं इसको 2 स्क्वायर लिख रखा है ना, मतलब इस वाली इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, कहीं कंफ्यूज हो रहे हो तुम, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स, ठीक है ना। तो वही मैं 2 लिख रहा हूँ यहाँ पे, एक्स बाई 2 प्लस, अच्छा सी वाला नहीं होता क्योंकि डेफिनेट है, ठीक है। ये आ गया आपके पास। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर, 0 से 2 तक। अब देखो, अब जैसे ही पहले इसके अंदर 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो ये पहली टर्म तो 0 हो गई आपके पास, ठीक है। मैं लिख देता हूँ तो 0 प्लस, अब ये 4 2 ये 2 बचेगा, कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2/2, ठीक है, माइनस का साइन, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है। अब इसमें आप 0 पुट करोगे तो x बाई 2 है, देखो 0/2 तो 0 हो गया, अंदर चाहे जो मर्जी आए तो वो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, लिख दो 0, ठीक है, प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 0/0 0, ठीक है। ये आ गया आपके पास, क्लोज कर दूँगा, ठीक है। अब आपको पता है सर ये भी 0 हो गया मेरे पास, तो मेरे पास लास्ट में बचा क्या ये, तो ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1, और मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, पाई आंसर आ जाएगा, ठीक है। और देखो अब काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसको ना आप 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको जो है आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे। भाई 4 से मल्टीप्लाई मैं तब करता अगर मेरे को ये ना दिया हुआ होता। इसने ये बोल दिया कि सर आपको सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला है आपको, इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया, ठीक है। इसको एक शॉर्टकट भी था, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है MCQ की फॉर्म में, क्योंकि एक एक नंबर में बहुत पूछे जा रहे हैं सवाल, अगर ये MCQ की फॉर्म में आता तो आप क्या करते हैं, मुझे एरिया ऑफ सर्कल पता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, आपको एरिया ऑफ सर्कल पता है कि सर पाई आर स्क्वायर होता है, और ना मैं इसके अंदर क्या है कि r की वैल्यू मेरे पास 2 है और 0 से 2 तक मेरी वैल्यू जा रही है, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 4 करते हैं क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, और r की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो पाई r की वैल्यू क्या थी 2/4, यानी ऐसे आता, इससे ये कट जाता और आंसर क्या आ गया था पाई। तो ये शॉर्टकट था, ठीक है। तो इससे आप क्या कर सकते हो, अपना आंसर चेक भी कर सकते हो कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। इसको नोट करो फटाफट से, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब देखो
अब जैसे ये क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x बाय एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो आपको ये पता लग रहा होगा कि सर ये वाली जो इक्वेशन है वो मेरे पास किसकी है, पैराबोला की इक्वेशन है। ठीक है, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन जिनने नहीं पढ़ रखा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पैराबोला की इक्वेशंस क्या होती हैं। एक इक्वेशन होती है सर y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, एक होती है y स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax, एक होती है आपका एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और एक आपके पास क्या होती है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे कि सर y की हर एक वैल्यू के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो मतलब x पॉजिटिव है y की हर वैल्यू के लिए, तो ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, अब सर y की हर वैल्यू के लिए x नेगेटिव हो गया, y की हर वैल्यू के लिए x नेगेटिव हो गया, तो इसका मुंह ऐसे खुलेगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं एक्स स्क्वायर, यानी अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू के लिए y पॉजिटिव है, यानी x की हर वैल्यू के लिए y पॉजिटिव आ रहा है, यानी ये अब इस तरीके से चला जाएगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है और बहुत अच्छी तरह से करा रखा था। ठीक है, अब उसी तरीके से x की एक्सिस के लिए हर वैल्यू के लिए y की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, यानी y एक्सिस नेगेटिव कहाँ होती है, यहाँ पर। तो आप इससे याद कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास 4 फिगर होती हैं, मतलब रफ फिगर बनाने के काम आता है हमारे। ठीक है, तो अगर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये मेरे पास इन चारों में से किस में मतलब कौन से लग रहा है, ये वाला। तो मैं इसको अगर ढंग से बनाऊं तो फिगर मेरी कैसे बनेगी, समथिंग लाइक ये। ठीक है, ये मेरे पास इसकी फिगर हो गई। ठीक है, y एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3। अब देखो इसने y एक्सिस बोला है, y एक्सिस का मतलब सर एक तो आपके पास लाइन ये हो गई पूरी y एक्सिस, यानी y इज इक्वल टू 0। ठीक है, और उसने ये बोला है आपके पास कि सर y इज इक्वल टू 3। अब याद करो मैंने अभी आपको कांस्टेंट वाले ग्राफ कराए थे, तो y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 3 अगर मेरे को लाइन ड्रॉ करनी है तो वो कैसे लाइन ड्रॉ होगी, मेरे पास हॉरिजॉन्टली होगी वर्टिकली होगी। वर्टिकल बनती है x वाली, हॉरिजॉन्टल बनती है क्या कहते हैं y वाली। तो ये मेरे पास बनेगी हॉरिजॉन्टल, जैसे कि मैं इसमें ले लेता हूँ मेजरमेंट, ये 3 हो गया और ये मेरे पास हो गई y इज इक्वल्स टू 3 वाली लाइन। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सर एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व और इसके अलोंग, यानी कर्व के अलोंग और इसके अलोंग, जैसे कि ये वाले आपके पास पॉइंट क्या हो जाएगा 3, ये 0 हो गया। ठीक है, तो इनके और इस वाली एक्सिस के अलोंग और इस वाले कर्व के अलोंग, तो ये वाला एरिया आपको निकालना होगा इसमें। समझे कैसे, अलोंग द कर्व दिस है ना, और इस एक्सिस और इस लाइन के अलोंग बोला है उसने पूरी, मतलब तीनों के अलोंग बोला, और तीनों में जो मतलब कॉमन एरिया जो आ रहा है वो यही वाला आ रहा है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे, अब देखो ये आ गया, अब ये चेंज हो गया, y के रिस्पेक्ट में हो गया, यानी अगर आपके पास इक्वेशन ये दी हुई है आपके पास, तो आप इसको चेंज करोगे y के टर्म्स में, यानी x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाय 4 होगा। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमारे पास x एक्सिस के अलोंग आ रहा था जितना भी था, तो हम उसको x के टर्म्स में निकाल रहे थे, मतलब फंक्शन को। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, y के टर्म्स में निकालेंगे, क्योंकि अब y एक्सिस के ऊपर आ गई है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब थोड़े क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको समझ में आने लग जाएगा। तो इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, y स्क्वायर बाय 4 dy का। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेके 3 तक, 0 से लेके 3 तक। इसका तो बिल्कुल सिंपल होता है, 1/4 बाहर ले जाओ और इसका इंटीग्रेशन y³ 3 0 से लेके 3 तक, तो क्या आ जाएगा आपके पास, जैसे ही आप 3 पुट करोगे, 0 पुट करने की तो फ़ायदा नहीं है, 3 पुट करोगे तो 1/4, 3 पुट करते ही ये क्या हो जाएगा 27/3, इससे इसको काटोगे तो ये आपके पास 9 आ गया, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपके पास आंसर हो गया इसका। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये इसका आंसर हो गया, और ये आपका पैराबोला से था थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इससे बाद इलिप्स करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे।
अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं, तो इससे ना आपको समझ में आएगा कि इलिप्स का कैसे निकालना है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर ना अब आपका सिलेबस डिलीटेड है काफ़ी सारा, तो अब जो है ना ज़्यादातर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हाइपरबोला कह रहा हूँ, पैराबोला से, सर्कल से, और उनके बीच में थोड़ी बहुत लाइन डाल देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए, बस उन्हीं से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इलिप्स से बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं, हाँ, फिर भी आ सकता है, तो एक बार ही समझ लेना, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन करेंगे ना इसके, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर मैं इस वाले इलिप्स की बात करूँ तो सर इलिप्स क्या होता है, ये ना आपको पता है कि इसको एक तरीके से इस नाम से बुलाते हैं, चपटे वाला सर्कल है ना, जो सर्कल पे चक जाता है उसको कहते हैं। तो इधर अगर मैं कोई डिस्टेंस ए ले लूँ, यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में ये इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इंटरसेप्ट पता है ना क्या होता है, टुकड़ा, है ना। तो एक्स का इंटरसेप्ट क्या है, ए, तो एक्स का इंटरसेप्ट ये ए होगा इधर भी, और इधर भी ए होगा, मतलब माइनस ऑफ ए होगा, और इसका इंटरसेप्ट क्या है, प्लस माइनस बी, तो यहाँ पर ये बी होगा आपके पास, और ये भी क्या होगा, माइनस का बी होगा, ठीक है। तो ये कुछ इलिप्स ना कुछ इस तरीके से बनता है, देखो, ठीक है। अब क्या होता है, इसके 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, बिल्कुल सर्कल की तरह है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो इसका मैं अगर ये कोऑर्डिनेट लिखूँ तो ये मेरे पास a,0 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या है 0,0। तो इसका ये वाला एरिया और ये वाला एरिया सेम होगा। तो अगर मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट का निकाल दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मुझे कर्व मिला हुआ है पूरा, तो मेरे को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मैं इस इक्वेशन को चेंज करूंगा अपने उसमें, कैसे सर, x² प्लस y² b² इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। अब मेरे को पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मिल गया मुझे कर्व, तो मैं इसको x के टर्म्स में निकालूंगा, जैसे कि y² b² इक्वल्स टू 1 माइनस x² हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, a² का एलसीएम ले लोगे, a² माइनस x² a²। अब इसमें b² की इधर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे, तो क्या आ जाएगा, y² इक्वल्स टू b² a², और ब्रैकेट में a² माइनस x² हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट खोल दोगे तो y इज इक्वल्स टू b/a अंडर रूट a² माइनस x² हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये आपके पास ए हो गया, ठीक है ना भाई। अरे कुछ नहीं करा भाई, स्क्वायर इधर ले जा करके अंडर रूट बन गया, और बी और ए तो डायरेक्ट, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, और इसके ऊपर पूरे के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको उठा कर इंटीग्रेट करना है, ठीक है। बस वो वाला फॉर्मूला याद रखना है, देखो बार बार लिख रहा हूँ मैं आपको ताकि याद हो जाए, a² माइनस x² dx इक्वल्स टू x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इधर, अब इंटीग्रेशन करेंगे हम किसका, इसका b/a बाहर निकाल दो, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है मेरे पास, ठीक है। अंडर रूट a² माइनस x² dx, ठीक है ना भाई। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दूंगा उसके अंदर, ठीक है। और कहाँ से कहाँ तक जा रही है मेरी लिमिट, 0 से a तक, समझ में आया होगा, ठीक है। ये मत कर देना 0 से 0, बाय क्यों पुट करोगे जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकाल रहे हो, है ना, तो एक्स के कोऑर्डिनेट्स रखे जाएंगे, ठीक है। 0 से 0 तो पूरा आंसर ही 0 हो गया, b/a। अब इसके फॉर्मूला लिखोगे तो क्या आएगा आपके पास, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो 0 से a, ठीक है। अब इसमें देखो, आप पहले a उठा के पुट करोगे तो a² माइनस a² 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, b/a अभी बाहर रखो तो 0, ठीक है। अब इसमें पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, a²/2 साइन इनवर्स 1, है ना भाई। थोड़ा तक से लिख देता है भाई, a/a क्या होता है, 1 हो गया, ठीक है, माइनस का। अब देखो इसमें 0 पुट करोगे तो 0.2 और समथिंग 0 से मल्टीप्लाई होता तो ये भी 0 हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये साइन इनवर्स 0 है ना, और साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है। तो b/a a²/2 साइन इनवर्स, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे, साइन π/2, है ना। अब ये मत पूछना कैसे लिखा है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में सिखाया था। अब देखो b/a
ए स्क्वायर बाय 2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा पाई बाय 2। ठीक है, एक ए से एक ए कट गया तो क्या आ गया पाई ए बी अपॉन 4। ये आपके पास आया 1 क्वाड्रेंट का, एक क्वाड्रेंट का है। ठीक है, तो अगर चारों क्वाड्रेंट का एरिया आपको फाइंड करना है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी इसको। तो आप इसको क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई विथ 4, तो पाई ए बी आपका आंसर हो गया। और अगर किसी बच्चे ने 11th क्लास में ढंग से पढ़ रखा है पैराबोला और पैराबोला कह रहा हूँ इलिप्स, तो उसको पता होगा कि सर एरिया ऑफ इलिप्स मेरे पास क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स क्या होता है, एरिया ऑफ इलिप्स पाई ए बी ही होता है। समझ रहे हो? ठीक है, और वही हमने निकाल दिया। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज हमने क्या करा, ओवरऑल हमने एक तरीके से इसका इंट्रोडक्शन ले लिया कि ना सर चैप्टर में हमें करना क्या है, और थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी देखे हमने। ठीक है, जिससे हमें पता लग गया कि हमें क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। ठीक है, अब अगली वीडियो में क्या करूँगा, अगली वीडियो में एक साथ ही सारे क्वेश्चंस ले आएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना, और फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, फिर उसके बाद अगले चैप्टर की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और हमारा चैनल लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।